हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी की, सेक्शन 120A एंड 120B की। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको कॉन्स्पिरेसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कहीं और सोर्स से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्स्पिरेसी के बारे में एक एक वर्ड, उसकी हिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी क्यों बनाई गई, क्या ये पहले थी या नहीं थी, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातें आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको और जुड़े रहिएगा एंड तक। तो चलिए इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी जो है ये हमारा ऑफेंस क्यों बनाया गया, क्यों ये पनिशेबल हुआ, क्या पहले कोई था क्या कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस, या फिर कॉन्स्पिरेसी जो हमारा आपका लेटेस्ट एक्ट बोलता है हमारा आईपीसी का कि कॉन्स्पिरेसी जो है अगर आपकी मेयर इंटेंशन भी है तो वो भी पनिशेबल है, तो पहले भी थी क्या, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारी जो बात आती है कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्या वो एक ऑफेंस है, कि ये जो वाई कॉन्स्पिरेसी इज मेड ऑफेंस, कि ये क्यों बनाया गया। तो उसके लिए जजमेंट है देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। इस केस में बेसिकली क्या बताया गया है, 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में यह बताया गया कि जो पर्सन की इंटेंशन है वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि कोई पर्सन कोई अगर एक एक्ट कर रहा है तो ये नहीं पता होता कि उसके पीछे कितने पर्सन उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो उसके पर्सन पीछे जुड़े हुए हैं बिना उनके सपोर्ट के वो पर्सन वो एक्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो पर्सन उसके साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने ऑफेंस नहीं किया बट उन्होंने कॉन्स्पिरेसी जरूर की है, तो वो भी उसके लिए पनिशेबल होंगे। तो बाकायदा इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं और ज्यादा डीप में क्लियर करूंगा आगे, तो समझ के चलिएगा इसको। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए सबसे पहले जो एक वर्ड यूज होता है, कॉन्स्पिरेसी को क्या बोला जाता है, इनकोहेट ऑफेंस। इनकोहेट ऑफेंस का मतलब कि मेरे कॉन्स्पिरेसी का वर्ड जोड़ देना एक पनिशेबल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि ये वन लेग्ड है, इनकोहेट है, कि अगर एक सिर्फ वैल्यू अगर को हम बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी हैव नो वैल्यू अंटिल द क्राइम इज एडेड। कहने का मतलब क्या है कि जो अगर कॉन्स्पिरेसी में अगर क्राइम ना हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनता। कॉन्स्पिरेसी तो आप बहुत चीजों की कर सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी बहुत चीजों की होती है, लेकिन अगर वो एक क्रिमिनल एक्ट की कॉन्स्पिरेसी है तभी वो एक पनिशेबल एक्ट है। तो वन लेग्ड इसको इसीलिए बोला गया कि जो कॉन्स्पिरेसी है हमारी उसके अंदर क्राइम होना जरूरी है, तभी उसके दोनों पैर लगते हैं, वरना सिर्फ कॉन्स्पिरेसी एक इनकोहेट ऑफेंस है। तो इसको आगे डिस्कस करते हैं कि इनकोहेट ऑफेंस है, जो हमारे इनकोहेट ऑफेंस है वो बेसिकली तीन है। तीन कौन कौन से, अबेटमेंट, अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी। इन तीनों के अंदर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इज अ कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि ग्लेनविल विलियम्स एक बात बोलते हैं कि जो एक इंटेंशन है, जब दो पर्सन उसके में जुड़ जाते हैं तो वो एक पनिशेबल एक्ट बन जाता है। तो ग्लेनविल्स हमारी एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीसी की हिस्ट्री की। जब हम हिस्ट्री पे आते हैं, जब हमारी आईपीसी बनी थी, स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1862 को, उस टाइम पर कॉन्स्पिरेसी का हमारे पास सेक्शन जो था वो था सेक्शन 107, जो कि 107 वाज ए ब्लंटेंट सेक्शन। ब्लंट सेक्शन के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके दो एस्पेक्ट्स थे, कि सबसे पहला तो ये आता है कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो 107 क्लोज 2 में डील होती थी, जो कि हमारी अबेटमेंट की बात करता है। क्या बात करता है अबेटमेंट में, इसमें कि अबेटमेंट के अंदर अगर कॉन्स्पिरेसी है, अगर वो क्रिमिनल एक्ट हुआ है तभी वो पनिशेबल होगा, जिसकी फर्दरेंस में ये हमारी एक डिटेल है कि ये जो सबसे पहले जो था हमारा 107 में कॉन्स्पिरेसी डील होता था। फिर उसके बाद एक 3 सेक्शंस और जुड़े जिसमें कि एम्प्लॉयड कॉन्स्पिरेसी के लिए बात की जाती है। कौन कौन से? सेक्शन 310, 400 एंड 401। 310 जो बात करता है वो बात करता है बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ थेफ्ट्स, और 400 बात करता है, थेफ्ट्स कह रहा हूं मैं आपको, बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ ठग्स, और 400 बात करता है बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ डेकॉइट्स, एंड 401 डील विद बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ थीव्स। तो ये 3 सेक्शन जो थे ये इंप्लाइड थे, और सेक्शन 107 जो था वो एक ब्लंटेंट सेक्शन था। तो ये जो बात हुई यहां पर, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये थी बताने की, जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं इसकी कॉन्स्पिरेसी की, वो ये है
कि जो हमारी ये हिस्ट्री की बात करता है कॉन्स्पिरेसी की, इसमें एक्ट होना बहुत जरूरी था। जो 107 हमारी बात करता है अबेटमेंट की, जो हमारी हिस्ट्री में बात करता है कि जो हमारा 107 है उसके अंदर एक एक्ट होना बहुत जरूरी था, ना कि सिर्फ मेयर कॉन्स्पिरेसी बनाने से वो पनिशेबल किया जाता था। फिर एक हमारा एक 1868 में एक बहुत बड़ी जजमेंट आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आर वर्सेस मुकई की, जो कि आईपीसी के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आती है, गेम चेंजर बनती है ये। तो वो गेम चेंजर जो बनती है, तो मैकॉले से पहले, सॉरी मलकाही से पहले जो था कि हमारे पास जो एक्ट था वो जरूरी होना कंपल्शन थी, एक अबेटमेंट के अंदर एक्ट होने की कंपल्शन बताई गई थी। लेकिन इसके बाद हमारा एक प्रिंसिपल बनाया गया कि जो हमारा, सॉरी प्रिंसिपल बनाया नहीं गया, हमारा एक क्रिमिनल प्रिंसिपल था जो पहले डील होता था। वो क्या था कि क्रिमिनल जो है वो एक एक्ट होना जरूरी है, तभी वो पनिशेबल होगा। तो फिर एक बेकन ने एक बात कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बेकन ने एक बात बोली कि इवन द डेविल नोएथ नॉट नो व्हाट गोज इन द माइंड ऑफ अ मैन, कि एक डेविल को भी नहीं पता होता है कि एक इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो इसीलिए यहां से बात आती है कि सो व्हेन एन इंटेंशन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट टिल देन इट इज नॉट पनिशेबल। तो ये एक लाइन जो थी ये चलती आ रही थी पहले से ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कि पहले क्रिमिनल के अंदर यूज होती थी, फिर उसके बाद इसमें चेंज लाया गया। तो मलकाही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी आईपीसी के अंदर चेंज लेकर आता है। वो बहुत ही हमारा पुराना जो लॉ है आईपीसी का उसको चेंज करता है और एक नया हमारा चेंज लेकर आता है, जिसके लिए कि मलकाही जो बात बोलता है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। मलकाही बोलता है कि जब दो पर्सन मिलते हैं और वो एक कॉमन इंटेंशन बनाते हैं टू डू एन इलीगल एक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड, एग्रीमेंट हैपन्स। मलकाही सेज एग्रीमेंट डन इज ऑल्सो एन एक्ट। जब हमारा एक एग्रीमेंट बन चुका है वो भी एक एक्ट बन चुका है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सुनी हो तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने इसी पॉइंट के बारे में आपसे सारी बात की है कि मेयर एक एक्ट की फॉर्मेशन करना, इलीगल एक्ट की, एक्ट मींस इलीगल एक्ट, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक्ट का मतलब इलीगल। तो सो वेयर लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज डन विद एग्रीमेंट देन व्हाट अदर एक्ट इज रिक्वायर्ड। ये बहुत बढ़िया लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन ये मलकाही बोलता है कि व्हेन लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज डन विद एग्रीमेंट, कि कोई भी एक लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद एक कौन सा एक्ट आपको चाहिए उसको पनिश करने के लिए। तो यहां से हमारा मैकॉले जो है एक सेंचुरी ओल्ड लॉ को चेंज करता है। तो मलकाही यहां पर बोलता है कि जब दो पर्सन कम टुगेदर एंड दे एग्री टू डू एन ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस इज कंप्लीटेड। ये बहुत ही अच्छी लाइन यहां पर बोलता है। फिर इसके बाद मलकाही जो है चेंज लेकर आता है, फर्स्ट चेंज वो लेकर आता है आईपीसी में 1870 के अंदर। 1870 के अंदर चेंज लेकर आता है, जो कि किस में आता है, सेक्शन 121A में। 121A में विद एक्सप्लेनेशन। सो टिल नाउ ओनली द सेक्शन 121A वाज चेंज्ड, नो अदर सेक्शन वाज टच्ड इन द आईपीसी। कोई और चेंज नहीं हुआ था 1870 तक। तो 121A में जो हमारी बात करते हैं वहां पर की कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये 121A हमारा फॉर्म हो गया, उसके बाद बंगाल की पार्टीशन हो गई थी। बंगाल की पार्टीशन के बाद इंडिया जो है रीयूनाइटेड हो गया था, रीयूनाइट हो गया था। फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था उसके बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या होने लगा कि घर घर में कॉन्स्पिरेसी होनी स्टार्ट हो गई। जब घर घर में कॉन्स्पिरेसी होनी स्टार्ट हो गई, तब 1913 में एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाया गया, जिसके अंदर हमारा ये सेक्शन 120A एंड 120B जो कि हमारा ऐड करा गया, स्पेशल एक चैप्टर अलग से ऐड किया गया जो कि था चैप्टर 5A। तो यहां से हमारा 913 से हमारा 120A एंड 120B जो था, 120B में पनिशमेंट, वो हमारा यहां से स्टार्ट होता है। तो ये थी हमारी एक इंट्रोडक्शन डिटेल में जो मैंने आपको बताई, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ, कि जो हमारा कॉन्स्पिरेसी का था वो हिस्ट्री क्या थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 121A एंड 120B क्यों ऐड किए गए, क्या रीजन था इनका। तो 121A एंड 121B जब हमारा एक्ट हुआ, कि इसके अंदर जो मेजर पार्ट था वो ये था कि मेरे कंपल्शन रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्ट होने की। जी हाँ, एक्ट होने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि 107 में जो था और 310, 400 एंड 401 जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये सारा मैंने आपको बताया कि एक्ट होना जरूरी था,
क्योंकि हमारी आईपीसी की 1862 की जो हिस्ट्री है वो यही बोलती है कि कॉन्स्पिरेसी तभी मानी जाएगी जब वो एक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का बेस ही यही है। तो यहां से हमारा सेक्शन 121A एंड 120A एक ये मेजर पार्ट ऐड करता है कि मेयर एक्ट ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट इज इनफ। तो ये बात हमारी इसमें ऐड होती है। यहां पर जो एक और बात ऐड होती है वो ये है कि जब दो पर्सन्स मिलते हैं, कोलैब करते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन बनाते हैं वो, तो ही वो पनिशेबल होगा। अगर एक मेयर सिंगल पर्सन की इंटेंशन है कोई, तो वो पनिशेबल नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरी अकेले की इंटेंशन है कुछ क्रिमिनल एक्ट करने की, वो मेरे ही मन में है, तो वो एक पनिशेबल नहीं है जब तक कि वो मैं दूसरे पर्सन के साथ ऐड ना कर दूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेयर एक्ट 120A क्या बोलता है। तो चलिए आप चैप्टर खोल लीजिएगा, चैप्टर 5A जो कि है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो सेक्शन 120A जो हमारी बेयर एक्ट में लैंग्वेज बोलता है वो है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है? व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। क्या? सबसे पहला पॉइंट, एन इलीगल एक्ट, और एन सेकेंड पॉइंट, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको हम यहीं रोकते हैं, इन दो पॉइंट्स को रोकते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या बात करते हैं। तो जो ये बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि 2 or more पर्सन के लिए एक केस लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का, जो कि मैं आपको सेक्शन 34 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके लिए आप सेक्शन 34 की जो वीडियो है उसको आप जरूर रेफर कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा एक केस आता है 1906 का, डुकेट का केस है। डुकेट का जो केस है वो ये बताता है कि ए पर्सन जो है वो चार्ज होता है कि अ पर्सन डी, जो एक डी पर्सन है वो चार्ज होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। डी वॉज द किंग ऑफ अ स्टेट और वो इम्यूनिटी एंजॉय करता है लॉ की। आपको याद होगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस बहुत ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा कि मैंने एक एग्जांपल में बात की है, ये जब 34 बताया था आपको, इसके प्रिंसिपल्स बताए थे, तो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो ये जो किंग है यहां पर इम्यून्ड है, तो यहां पर ये बात आती है कि जो डी था वो चार्ज, क्या वो चार्ज होगा बिकॉज ऑफ फॉर द कॉन्स्पिरेसी? यस, इवन ई वॉज नॉट ट्राइड बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। तो ये बात करता है हमारी कि जो डी है वो चार्ज होगा, बेशक वो इम्यूनिटी में था, क्योंकि वो उसको वहां से हटाकर उसको चार्ज कर लिया जाएगा। तो फिर यहां से अब हमारी बात शुरू होती है कि 120A में जो वर्ड यूज होता है वो होता है 2 or more पर्सन एग्री। तो हमारा बेयर एक्ट वर्ड यूज करता है सबसे पहले व्हेन 2 or more पर्सन एग्री। एग्री जो वर्ड करता है, जो एग्री है, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है, इट बेसिकली मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, फॉर्मिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, दे एग्री टू ज्वाइन हैंड्स फॉर एनी इलीगल एक्ट। तो ये हमारी जो है एक एग्री की डेफिनेशन है। तो एग्रीमेंट जो है वो हमारा सेक्शन 120A का जिस्ट है, क्योंकि अगर एक एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो एक कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगा। मान लीजिए इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लीजिए कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कोई आइडिया की फ्यूजन नहीं है कि, और ना ही कोई सिमिलर इंटेंशन है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि मान लीजिए कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है और ना ही उसमें फ्यूजन ऑफ आइडिया है, बट वहां पर क्या है कि सिमिलर इंटेंशंस हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है उसके अंदर जो है हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए, जो अभी इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मीटिंग ऑफ माइंड और फ्यूजन ऑफ आइडिया, ये होना जरूरी है, ना कि वहां पर सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन बहुत सारे लोगों की हो सकती है। मान लीजिए कि ए पर्सन को मारने के लिए बी भी रेडी है, बी भी मारना चाहता है और सी भी मारना चाहता है ए को, लेकिन बी और सी का जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन जो है मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ और उनका फ्यूजन ऑफ आइडिया नहीं हुआ, तो वहां पर सी का जो इंटेंशन थी और बी की जो इंटेंशन है वो अलग अलग देखी जाएगी, वहां पर उन दोनों को वो कोलैब नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए हमारी 3 स्टेजेस हैं कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए। सबसे पहली स्टेज, पीपल मीट्स, दे मेक नॉलेज, दे हैव नॉलेज, शेयर इट विद ईच अदर। सबसे पहली स्टेज हमारी ये बात करती है कि जो हमारा एग्रीमेंट है वो स्टार्ट होने के लिए 3 जो इंग्रेडिएंट है उसमें से सबसे पहला जो है वो ये बताता है कि जो पर्सन्स हैं
वो मिलेंगे, उनकी नॉलेज होगी और वो अपना जो आइडियाज है, वो नॉलेज है, वो शेयर करेंगे एक दूसरे से। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। और तीसरा, देयर इज अ कॉमन फीलिंग दैट देयर मस्ट बी अ चेंज कि बी और सी की फीलिंग है कि हाँ, ए ने हमारे साथ एक गलत किया था, हमें उससे बदला लेना है, उसको मारना है। तो वो एक फीलिंग की कॉमन बन जाएगी। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं जिससे कि हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ये तीनों हमारा एक निचोड़ बनती हैं, एक बेस बनती हैं, एक स्ट्रॉन्ग बनती हैं, एक ग्राउंड बनती हैं उस पर्सन को कन्विक्ट करवाने के लिए। फिर हमारा यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट आता है वो बोलता है, जो फर्स्ट है हमारा इसमें से, वो है एन इलीगल एक्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेन 2 और मोर पर्सन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एग्री टू डू, फिर उसके बाद मैं आ गया आपके लिए फर्स्ट पॉइंट पे एन इलीगल एक्ट पर। याद रखिएगा, वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मैं चाहता तो इसको बिल्कुल एक ब्रीफ में भी आपको 5 मिनट की वीडियो में भी इसको मैं कोलैप्स कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे वो चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए वर्ड टू वर्ड इसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसीलिए एक एक वर्ड को मैं आपको लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कहीं पे भी आप किसी भी फॉर्म में मार ना खाएं इसमें। तो इसीलिए आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो जो हमारा सेकंड वर्ड इसमें आता है वो आता है एन इलीगल एक्ट। सेकंड वर्ड से मतलब है, ये मत समझ के चलिएगा कि सेकंड पॉइंट इस बेयर एक्ट का, मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, तो वर्ड हमारे समझने के लिए बेयर एक्ट का फर्स्ट पॉइंट एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट जो है वो हमारा डिफाइंड है सेक्शन 43 में। वो क्या बोलता है, विच इज एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस है, पनिशेबल बाय लॉ है, फर्निशेस ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन है। तो ये हमारी एक इलीगल एक्ट की बात करता है। तो इलीगल एक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तीसरा सिविल एक्शन। जो सबसे पहला हमारा आता है ऑफेंस, उसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं। ऑफेंस में कौन कौन सा? एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दूसरा एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ प्लस पनिशेबल बाय लॉ। तो ये हमारे 2 इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफेंस की भी निकलती हैं। तो इसके बाद अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है क्वेश्चन कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, वो कोई एक्ट करता है, तो क्या वो पनिशेबल होगा? तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बात क्लियर करता आ रहा हूं कि सिंगल पर्सन का जो भी एक्ट होगा, उसकी कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी सिंगल पर्सन की, वो किसी भी फॉर्म में पनिशेबल नहीं होगी। तो उसके लिए हमारी जजमेंट है लेनार्ड स्कुसलर, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस लग रही है मुझे, इसको मैं स्पेल कर देता हूं आपको, LENNART SCHUSSLER वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, 1970 की है, सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये जजमेंट जो है मैं आपको डिटेल करता हूं कि ये क्या बोलती है। इट इज इमैटेरियल इफ द एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस are innocent by themselves, are innocuous by themselves and are themselves not unlawful, it is immaterial। ये जजमेंट जो है ये हमारी कहां से रिलेट करती है कि जो हमारा ये प्रोवाइजो है, जो ये प्रोवाइडेड है हमारा बेयर एक्ट में, ये आप देखिएगा इसमें हमारा बात आता है परजुएंस देयर ऑफ। तो उसी के लिए ये हमारी जजमेंट है जो कि क्लियर करती है कि इट इज इमैटेरियल है कि फर्दरेंस ऑफ में कि एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस आर इनोसेंट बाय देमसेल्फ, कि वो इनोसेंट है, इनोकुअस है देमसेल्व्स, और देमसेल्फ नॉट अनलॉफुल, कि वो खुद से अनलॉफुल हैं, वो एक इमैटेरियल है, टोटली एक इनजस्टिफिएबल उनकी एक बात वो मानी जाएगी। जिसके लिए कि हमारा लेनार्थ सेक्युलर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एम्परर 1970 की सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जजमेंट हमें ये क्लियर कर देती है। आई होप कि जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास इसी के ऊपर एक और पॉइंट निकल कर आता है जिसके लिए जजमेंट है हमारी PK नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की 1995 की सुप्रीम कोर्ट की। इस एग्रीमेंट को, इस जजमेंट को हम डिस्कस करते हैं। ये जो जजमेंट है ये क्या बात करती है? ये हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट है PK नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की सॉरी, ये हमारी जो जजमेंट है ये बताती है कि जो एंटायर एग्रीमेंट है वो कंप्लीटली देखा जाना चाहिए, ना कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट।
क्या बोलता है, द एंटायर एग्रीमेंट इज टू बी सीन व्हेन इट इज डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डज नॉट स्ट्रिक्टली अमाउंट टू एन ऑफेंस येट ही कैन बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 120B। क्या मतलब है कि हमने जो 34 में पढ़ा था इन फर्दरेंस ऑफ, तो यहां पर वो पॉइंट हट जाता है 34 का, इज डन इन फर्दरेंस ऑफ, ये दो वर्ड जो हैं ये यहां पर मिसिंग है 34 और 120B में, 120A में यही एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने नोट किया हो कि 34 में बताता है व्हेन एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ, तो यहां पर 120A में क्या बोलता है, व्हेन अ क्रिमिनल इंटेंशन इज मेड, बस विद अ क्रिमिनल इंटेंशन, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री, मेरे एक एग्रीमेंट ही पनिशेबल है, इन फर्दरेंस हो ना हो, इन फर्दरेंस होनी जरूरी नहीं है यहां पर। उसी के लिए हमारी ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है पी.के. नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। बहुत ही अच्छी जजमेंट है ये, जो कि मैंने आपको ये इसमें क्लियर कर चुका हूं। तो ये हमारी एक बात बताता है हमारा कि जब एक कॉन्स्पिरेसी फ्रेम हो गई है, जब एक एग्रीमेंट फ्रेम हो गया है और एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन चुका है अचीव करने का, तो वही एक मेयर कंप्लीशन है। अगर एक पर्सन उसके साथ, मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कोई पर्सन है, वो मैं आपको एक आगे भी क्लियर करूंगा, वो आगे का भी मेरा एक प्लान है इसी टॉपिक में, आगे आपको एक डायग्राम के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो उसी के लिए छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब एक पर्सन एग्री करते हैं, मान लीजिए किसी का लीगल एक्ट है, किसी का इलीगल एक्ट है, तो वो एक अलग मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट बोलती है वो तो मैटर ही नहीं है कोई। अगर आप उस पर्सन के साथ जुड़े हैं उस एक्ट में, तो बस वो एक मेयर इनफ है आपको कन्विक्ट करने के लिए। आपने उसको चाकू ला के दिया, आपने चाकू मारा या नहीं मारा, आप उसके साथ गए नहीं गए, डेट्स इट, वो रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। आप उसके साथ जुड़े हैं तो आपको 120B के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा बहुत ही डिटेल्ड में। उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो मैं आपको बात बता रहा था कि दे ऑल आर इक्वली लायबल, उसके ऊपर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो कि है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी की 1999 का केस है, आपको सुना भी होगा। राजीव गांधी का जो मर्डर केस है वो ये है, और दूसरा है पुरुषोत्तम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की 2005 की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो ये बताता है कि व्हेन इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट द कॉन्स्पिरेटर परफॉर्म इलीगल एक्ट इंडिविजुअली, all are liable for each other's act even if some of them had not actively participated in the offense। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये बोलता है कि हर एक पर्सन इक्वली लायबल होगा अपने अपने एक्ट के लिए, अपने अपने नहीं सॉरी, वो सभी के एक क्लब्ड एक्ट के लिए, बेशक वो उसने जाके फर्दर एक्ट वो किया है या नहीं। तो ये हमारी जो जजमेंट है पुरुषोत्तम स्टेट ऑफ केरला की, ये हमारी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन जाती है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। अब देखिएगा कि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में ये जो सारा पढ़ाया है, ये इसीलिए ही पढ़ाया है कि ताकि आपको ये समझ आए। 120A पे मेरे 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये नियर अबाउट 25 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, फिर भी मैं आपको ये बताया जा रहा हूं कि भाई ये जो 7-8 लाइनें हैं इनको इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको 2 घंटे भी लगा सकता हूं इसके ऊपर, मेरे पास इतना मटेरियल है, बट ताकि वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट करूं आपके लिए, इसीलिए मैं आपको ये जजमेंट्स बता रहा हूं। इनके क्रक्स निकाल रखे हैं मैंने, वो आपको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अब मैं आपको जो डायग्राम की बात बता रहा था वो मैं आपको एक बताता हूं। देखिएगा मेरे पास अभी बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं है, बोर्ड है मेरे पास लेकिन थोड़ा सा सेटअप का इशू है, तो मैं आपको वर्बली ही सारा पढ़ा रहा हूं। प्लान कर रहा हूं कि आगे बोर्ड पे भी आपको पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बोर्ड पे भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो डायग्राम है वो मैं आपको एक ड्रॉ कीजिएगा एक नोटबुक में, वो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। एक सर्कल है, सर्कल है, उसके अंदर 4 हेड्स लगा लीजिए, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ऐसे सारे लगा लीजिए। तो वहां से ए से शुरू कीजिएगा, ABCD है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से ईस्ट से शुरू कीजिएगा ऊपर से A, फिर क्लॉकवाइज BCD EFG, और जो H है वो आप एक अलग से लिख लीजिए,
अब इनको आगे स्टार्ट करते हैं। ए है वो कराची से ऑपरेट कर रहा है एक बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। ये हमारा जो एक मैंने आपको सर्कल बनवाया है, ये एक बॉम्ब ब्लास्ट का एक प्लान है। जो ए है वो कराची से ऑपरेट कर रहा है। वो आगे फर्दर बी को अपॉइंट करता है कि आप सामान के अरेंजमेंट करो। बी सामान अरेंज करता है और सी उस सामान को इकट्ठा कर लेता है अपने पास। सी जो है उस बॉम्ब ब्लास्ट को करने के लिए उस मटेरियल को डी के थ्रू इंडिया में एक्सपोर्ट करवाता है। डी जो है वहां से डी से एक अलग लाइन निकलेगी गोल सर्कल से हटके, जो कि एक्स को बोलता है। एक्स को क्या बोलता है कि जो कि शिपयार्ड का पर्सन है जो कि उसको पास करता है कि ये पकड़ पैसे 20 लाख रुपए और इसको हमारा जो ये स्मगलिंग का सामान आ रहा है इसको पास कर। जो एक्स है वो डिनाई कर देता है और जो डी है वो एक्स का मर्डर कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी एग्जांपल से आपको सारी कॉन्स्पिरेसी यहां से समझ आ जाएगी। जो मैंने आपको 25 मिनट लगाए हैं, इसी एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर जो डी है वो वाई, एक्स की जगह वाई अपॉइंट होता है। जो वाई अपॉइंट हुआ था उसकी रिप्लेसमेंट में एक्स की, तो डी जो है वाई को ज्यादा पैसे ऑफर करके वो सामान स्मगल करवा लेता है। फिर उसके बाद वाई, जब वाई स्मगल करवा लेता है, यहां पर उनको परमिशन दे देता है, उसके बाद जो डी है, डी पर्सन ई को इंडिया में बोलता है कि आप इस सामान को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करवा दो, और जो ई है वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। और एफ और जी, ये जो दो मैंने आपको सर्कल में लिखवाया था एफ एंड जी, इन दोनों को अलग अलग प्लेस पे जाने के लिए बोल देता है। जब ये दोनों अलग अलग प्लेस पे चले जाते हैं, ये अपना एक्ट करते हैं। उस एक्ट के कंप्लीशन के बाद, क्योंकि वो सर्कल वहां पर जब वो जी ने एक्ट कंप्लीट किया, ये देखिएगा जब मैंने आपको बताया था ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये जो सर्कल बना है ये कंप्लीट, एक एक्ट कंप्लीट हो चुका है, सर्कल कंप्लीट हो गया है। और जो एच था वो बाद में क्या करता है कि जब ये एफ और जी भाग कर आते हैं एक्ट करने के बाद, उनको एक रेजिडेंस देता है, उनको रहने के लिए, छुपने के लिए जगह दे देता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है कि यहां पर इसमें कौन कौन लायबल होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है इसमें कि जो सर्कल सिलेक्शन है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेन बात है हमारी वो ये है कि जो ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे एक एक्ट के लिए लायबल हैं। क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो एफ है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, और जो ए पर्सन जिसने कराची से उसको ऑपरेट किया था, जिसने सारी स्टार्टिंग की है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो वो क्या प्ले ले सकते हैं, वो तो ये बोल देंगे कि लॉर्डशिप हम तो इनको जानते ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है ए है कौन, हमको तो ई ने बोला था। जी और एच, एफ और जी तो यही बोलेंगे कि हमको तो ई ने बोला था। तो नहीं, हमारा सेक्शन 120A यहां पर इस बात के लिए क्लियर करता है कि जो पर्सन एक जो ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड होना मेयर एक इनफ है उसको कन्विक्ट करने के लिए। तो यहां पर एक फिर जो बात आती है वो ये आती है कि जो डी है, जो उसने मर्डर किया है एक्स का, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चेकिंग करता है, तो उसमें जो वो मर्डर है उसके लिए कौन लायबल होगा, यहां पर ये इशू आता है। और जो वाई है, जिस बाद में जो एक्स की रिप्लेसमेंट में वाई अपॉइंट हुआ, और अगर वाई उसको अलाउ करता है आने के लिए, तो वाई ने क्या ऑफेंस किया है और एच ने क्या ऑफेंस किया है। अब यहां पर ये जो इशू है इसके बारे में बात करते हैं। जो डी ने एक्स का मर्डर किया है उसके लिए डी लायबल होगा, क्योंकि वो मर्डर डी ने किया है। और जो वाई ने उसको सामान स्मगल करवाया है, इसके अंदर दो बातें आती हैं। वो ये कि अगर वाई को ये पता है कि ये जो सामान स्मगलिंग का है वो मेयर एक जर्नल पर्पस के लिए ब्लैक करने के लिए है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर उसको वाई को ये पता है कि ये जो सामान है ये बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर यूज होगा, तो वो जो वाई है वो भी सर्कल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि उसने भी इसमें इनको सपोर्ट किया है। और जो एच है, जो एच पर्सन है जिसने उसको कंप्लीट सर्कल से अलग निकलकर जो एक्ट किया है, उनको रेजिडेंस दिया है, बाद में छुपने के लिए जगह दी है, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा जो कि उन्होंने एक्ट किया है, बल्कि वो एक उनको छुपाने के लिए लायबल होगा। तो उसके लिए हमारा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का 1999 का राजीव गांधी का केस है।
इसी के अंदर हमारे इस बात को लेकर क्लियर कर दिया गया था हर एक पॉइंट को। तो आई होप कि जो मैंने आपको 120A आपको ये बताया है ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी पनिशमेंट्स। पनिशमेंट जो है हमारी 120B में गिवन है आईपीसी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये समझ के चलना, इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। जो पनिशमेंट है हमारी 120B में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट वो ये बोलता है कि वो वैसे ही रहेगी जैसा उसने ऑफेंस किया है, उतनी ही पनिशमेंट कॉन्स्पिरेसी के लिए, और दूसरी वो बोलता है कि उसको कम पनिशमेंट मिलेगी जो उसने ऑफेंस किया है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेयर एक्ट। तो आइए बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में 120B स्टार्टिंग से हेडिंग क्या बोलता है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी कहाँ की बना है 120A में। उसका फर्स्ट पॉइंट है, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for 2 years or upwards। यहां पे इसको रोकते हैं। यहां से हमारी ये बात बोलता है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है जिस कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट, जिसकी पनिशमेंट डेथ है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 इयर्स की, और यहां पर उसके बाद 2 इयर्स के बाद लिखा हुआ है और अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स का मतलब यहां पर जो लिखा गया है वो ये नहीं है कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही 2 साल से ऊपर, अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी 2 साल से ऊपर है तो वो भी यहां पर कवर होगी। ये बात जरूर नोट कीजिएगा, ये कहीं पर बताई नहीं जाती है, मैं आपको बहुत ही रिसर्च करके आपको बता रहा हूं ये बात, कि जो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स है और अपवर्ड्स है, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स और एंड 3 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट या 5 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 7 इयर्स, 10 इयर्स, नहीं, ऐसे नहीं देखा जाएगा इसको कि 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो और अगर 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी है तो वो भी इसमें फर्स्ट क्लॉज के अंदर कवर हो जाएगी। और उसके आगे शैल where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy be punished in the same manner as he abetted such offense, कि उसको जहां पर नहीं गई है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि एक अबेट किया गया है। तो आई होप कि जो ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो इसमें बात आती है निकल कर वो ये आती है कि सेकंड पॉइंट की, कि जो कम पनिशमेंट की बात करता है। कम पनिशमेंट के लिए पॉइंट 2 पर जाते हैं। पॉइंट 2 ये बोलता है whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punishable with imprisonment for either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। यहां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी इसको पढ़ के। तो जो हमारा क्लॉज 2 है वो ये हमें बोलता है कि जो पनिशमेंट ऊपर दे दी गई है, ऊपर कहां पर, क्लॉज 1 में, वहां पर जो नहीं आती वो इसमें आ जाएंगी। कौन सी, जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और अप टू 2 इयर्स है। समझ के चलिएगा कि जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है एंड बिलो 2 इयर्स है वो यहां पर इस क्लॉज में कवर हो जाएगी। उसके लिए उस पर्सन को 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों में लगाया जा सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोर्ट एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं कि जो मैटर्स 2 साल से कम के पनिशमेंट के होते हैं, बहुत स्मॉल मैटर्स होते हैं, तो क्या उनको कोर्ट ट्राई करेगी? क्या कोई स्लैप का कॉन्स्पिरेसी है, किसी को थप्पड़ मारने की है, तो उनके लिए क्या कोर्ट ट्राई करेगी? कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं एक छोटी सी इस बात के लिए। तो कोर्ट के पास तो यही काम रह जाएगा फिर कि सर उसने स्लैब के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, उसके लिए ट्रायल चलाया जाए। तो उसके लिए हमारा सेक्शन 196 क्लोज 2 ऑफ CRPC ये हमें क्लियर करता है कि अगर कोर्ट को वो ट्रायल करना है, सेक्शन 120B क्लोज 2 का है, वो ट्रायल नहीं करेगी कोर्ट, सो मोटो से खुद से वो ट्रायल नहीं करेगी जब तक उसको कोई परमिशन नहीं मिल जाती गवर्नमेंट से या DM से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। तो उसके लिए वो उनकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। याद रखिएगा कि 120B क्लोज 2 के लिए, ट्रायल के लिए हमेशा अगर कोर्ट को कोई ट्रायल करना है तो उसके लिए या तो गवर्नमेंट की अप्रूवल या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उस एरिया का, उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको केस को ट्राई करने के लिए।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आउट ऑफ द इंडिया कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ है कॉन्स्पिरेसी का, तो अगर आउट ऑफ द इंडिया का ऐसा मैटर है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन आएगी, तभी कोर्ट उसको ट्राई करेगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि 120A एंड 120B बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो चुकी है मैं मानता हूँ, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज इतनी लंबी होनी ही थी, ये छोटी मैं बना ही नहीं सकता था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।